हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 9, जिसके शीर्षक हैं अशोक का शस्त्र त्याग। ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी नन हिंदी के रूप में आपका कार्य करेगा, जो बिहार बोर्ड में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं आज का ये कहानी। चूंकि ये जो है मुख्यतः ये जो प्रस्तुत किया गया है अशोक के बारे में प्रस्तुत किया गया है और इन्होंने युद्ध किस प्रकार छोड़ा उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए समझते हैं, बहुत ही रोचक होने वाला है ये कहानी, है ना। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे अशोक का शस्त्र त्याग ये है। देखिए यहाँ पे याद रखिए, जो पीला कलर में है ये क्या है, उसका जो है ना आत्मकथा एक प्रकार का इसका निचोड़ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा है कि वंशीधर इसका जो लेखक है अशोक का शस्त्र त्याग, वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी। ये क्या है, एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथनक, है ना, जिसको बोलते हैं कथानक, मार्मिक विकास करती है। कथानक का जो है मार्मिक विकास करती है और शांति के पक्ष में सक्रिय होने का शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की मतलब इसी लिहाज से क्या होता है, उपादेयता क्या हो जाता है, उल्लेखनीय है। मतलब इसलिए क्या होता है, बहुत उल्लेखनीय है और उत्साहित है। अभिनय, नाटकीय और दृश्य संयोजन प्रवाह महता की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जो प्रस्तुत किया गया है और बोलने का तरीका। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं किस प्रकार बोला गया है। और थोड़ा सा मजाक भी हो रहा है और थोड़ा सा लग रहा है कि सीरियस भी बात हो रही है ना। पहला दृश्य, ठीक है, क्या है पहला दृश्य। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध का पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है कि वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। आसन मतलब जो गद्दी होता है वहां पे क्या हो जाता है, कुछ सोचते हुए वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और क्या सोचते हैं, ध्यान से सुनिए, है ना। वो सोचते हैं, अशोक स्वतः सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है। मतलब ये जो युद्ध हो रहा है वो क्या है, 4 साल से हो रहा है। वो युद्ध का नाम क्या है, कलिंग। कलिंग के राजा को जीतने के लिए एक युद्ध हो रहा था। ठीक है, जो कितने सालों से हो रहा था, 4 सालों से, है ना। बोलता आज कलिंग भी नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है, क्या कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम। ये स्वतः सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं, अशोक सोच रहे हैं। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। सिर झुकाकर कहता है कि महाराज जो संवाददाता है वो आना चाहता है। अशोक बोलते हैं आने दो संवाददाता। प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। बोलता है क्या, गुप्तचर समाचार पहले के जमाने में होता था। कोई भी क्या होता है, गुप्त जैसे होता है ना, किसी को पता नहीं, चोरी छिपे जिसको बोलते हैं, मतलब उसका चीज यहाँ पे पता चले राजा को, ताकि उसको एक प्रकार का जैसे सीआईडी के रूप में काम करता है ना, उसे बोलते हैं गुप्तचर। बोलता है कि कलिंग का राजा क्या हो गया, मारा गया। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। बोलता जब मर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने कलिंग को जीत लिया। संवाददाता चुप रहता है। जैसे ये बात बोलता है, संवाददाता क्या होता है, चुप रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, यहां देखिए, बोलते क्यों नहीं तुम चुप क्यों हो। अशोक कहता है बोलते क्यों नहीं तुम चुप क्यों हो। संवाददाता धीरे से बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। मतलब आज भी उसका फाटक जो है बंद है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कलिंग को हमने जीत लिया। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, मतलब आश्चर्यचकित। संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ हाथ से
जाने का संकेत देता है। जैसे इस तरह से हाथ से संकेत होता है ना, वो क्या क्या जाने का दृश्य देता है कि जाइए, उसको बोलिए या तो वो रहेगा या फिर हम रहेंगे। ठीक है, किसने कहा? अशोक ने कहा ये बात। अब दूसरा दृश्य देखिए। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है, इसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, मतलब प्रोत्साहित करते हैं, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग का दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। ये अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए अशोक ने कहा, है ना, अपने सैनिकों से कहा। अब क्या कहा? यही चीज कहा। क्वेश्चन पूछता है क्या, अशोक ने अपने सैनिकों को उत्साहित मतलब उत्तेजित करने के लिए क्या क्या वाक्य कहा? तो ये पूरे वाक्य आपका क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा ना, पूरा वाक्य इसका आंसर हो जाएगा। सब सैनिक क्या है? तलवार खींचकर मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो, ये नारा लगाया, है ना, कि मगध की जय हो, अशोक की जय हो। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। तब अचानक क्या होता है, उसका जो कलिंग का फाटक है वो खुल जाता है, और जैसे खुलता है सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। ठीक है, क्यों देखने लगते हैं? उसकी तलवारें खींची का खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है, और सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। मतलब वो जो दिखाई देती है, जो पुरुष के भेष में है और उसका लीड करने का कार्य करता है, उसका नाम क्या है? वो महाराज की बेटी, जैसे यानी कन्या पद्मा है। वो क्या है? पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर यानी दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। जब ऐसा दृश्य देखते हैं ना, तो अशोक भी क्या हो जाते हैं? चकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। मतलब पुरुष के जगह महिलाएं सेनापति बन गया। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से पद्मा जो है आगे बढ़कर अपनी सेना को उत्तेजित करने का कार्य करता है, और देखिए किस तरह करता है। तुम वीर कन्या, वीर भागिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्राण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। उन्होंने उत्तेजित करते हुए कहा कि देखो, हमें क्या करना है, ये चीज नहीं चाहिए कि क्या है नहीं है, बस इतना याद रखिए कि आपका क्या है, आपके पुत्र को मारा, आपके पिता को मारा, आपके भाई को मारा, आपके पति को मारा। जो मारने वाले हैं वो सामने आज खड़े हैं। आज बदला लेने का पुष्ट मौका है, इसीलिए या तो मर जाएंगे या फिर कुछ कर जाएंगे। इसका बताने का मकसद ये था। अशोक स्वतः यह कौन है? आश्चर्यचकित। क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? से सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियां से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियां का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। मतलब ये अशोक जो है अपने आप से कहता है कि मुझे क्या है, विजय नहीं चाहिए, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिक स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? मतलब वो पहले बोल दिया कि अपने सैनिकों से कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, आगे बढ़कर बोला कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहां है अशोक? कहां है मेरे पिता के हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। बता, मैं उससे क्या करना चाहता हूँ? युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्व मतलब आमने सामने क्या कर सकता हूँ? युद्ध करना चाहता हूँ। अशोक,
अशोक कहता, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। जैसे ये बात पद्मा ने कही तो अशोक ने खुद कहा कि मैं अशोक हूं और मैं क्या हूं, आपका जो है सेना पे मैं क्या करूंगा, आपसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। पद्मा, क्यों महाराज, क्यों नहीं करेंगे, मतलब वो कहना चाहता है। अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, मतलब ये साक्ष्य जो ये है, मतलब ये नहीं करने का शास्त्र में जो है ना ये आज्ञा दिया हुआ है कि आपको स्त्री का वध नहीं करनी चाहिए, है ना। पद्मा बोलते हैं, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग है ना सुंदर पोंछ दो और फूंक दो, और उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। बोल रहा है क्या कि ये जो है क्या तुमको इस तरह से वाक्य सिखाता है कि तुम किसी का जान मार दो, किसी को हड़प लो, बल्कि हम ये सब सुनने नहीं आए हैं। आज हम क्या करने आए हैं, युद्ध करने आए हैं। क्या करने, युद्ध करने। तुम हत्यार हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं, कलिंग की स्त्री तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। जब इस तरह से वाक्य बोलते हैं तो अशोक क्या करते हैं, सिर झुका लेते हैं। क्या करते हैं, सिर झुका लेते हैं। पद्मा, ठीक है, क्यों सुर बोल रहा है, पद्मा बोल रहा है अशोक को, क्यों झुका लिया महाराज, है ना। देखो क्यों लगा हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों झुका लिया महाराज, इस अंदाज में बताया। मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल आज आपके भीषण युद्ध के पूर्णाहुति होगी, है ना, पूर्णाहुति होगी। उन्होंने कहा भीषण युद्ध का क्या होगा, पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। बोलता बहुत हुआ महारानी, आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा, यह क्या महाराज। अशोक, अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो आज से। अपने सैनिक से कहता है कि तुम भी अपनी तलवार क्या कर दो, नीचे फेंक दो। अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। अपने सेनापति से कहा कि फेंक दो, अब किसी दिन जो है आपको आज्ञा नहीं दिया जाएगा, है ना। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मुझे अपने पिता की बदला मतलब पिता का बदला लेना है। मुझे अपने पिता का क्या करना है, बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो गए, मतलब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरा जो प्रतिज्ञा है वो अटल है, कभी बदलेगा नहीं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्री भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि निहत्थे पर क्या करेगी, वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्री की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, दुर्ग में चली जाती है। इस तरह से दूसरा फेज समाप्त होता है। तीसरा फेज देखिए, है ना, तीसरा दृश्य। अशोक और उसके सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह से बात करता है अशोक। बौद्ध भिक्षु, अशोक कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, भिक्षु, है ना, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, ठीक है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मतलब आगे आगे बोलते हैं और ये पीछे पीछे बोलते हैं, है ना। अहिंसा मेरा धर्म होगा, है ना, ये भी बोले अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, और मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबके यानी सबको मिलेगा, है ना। वही चीज दोबारा दोहरा रहा है ना। फिर भिक्षु आगे बोलते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपने
प्रजा की भलाई करूंगा और सब प्राणियों की सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और सब धर्मों के समान दृष्टि से रहूंगा, है ना, दृष्टि से देखूंगा, मतलब सभी धर्म को क्या करेंगे, सामान्य दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, अशोक वही चीज दोहरा रहा है ना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भिक्षु बोलो, बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ, है ना, शरण गच्छामि। और सभी ने कहा बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि और संघ शरण गच्छामि। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ इसके क्या है शब्दार्थ हैं। शास्त्र मतलब जी हाँ, शस्त्र मतलब हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तलवार। त्याग मतलब छोड़ना। संवाददाता मतलब संवाद पहुंचने वाला। गुप्तचर मतलब छिप कर टोह या लेने वाला जासूस। संचालन मतलब नेतृत्व यानी सुचारू रूप से चलाना। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को उपस्थित करना, स्वयं पकड़ में आना। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। और वीरांगना मतलब वीर महिला, युद्ध में लड़ने वाली महिला। और साक्षात मतलब सामने। और प्रतिज्ञा मतलब प्रण या निश्चय। चलिए देखते हैं इसका कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न उत्तर। अगर आपको क्या करना है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। अब क्यों नहीं किया समझते हैं, क्यों नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि पद्मा के ललकारने से भी अशोक ने युद्ध इसलिए नहीं किया कि क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि स्त्रियों और निहत्थे पर हाथ उठाना शास्त्र के विरुद्ध है और इस दिनों की रक्षा करना वीरों के धर्म होता है। मतलब इसका जो है रक्षा करना वीरों का धर्म होता है। अशोक सम्राट यदि उस पर आक्रमण करते तो उनकी वीरता में यह लिखित होती और भारतीय आदर्श का अपमान होता, है ना। ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस पर आक्रमण नहीं किया। पद्मा और अशोक बदला लेने का अच्छा अवसर था, है ना, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। पद्मा वीर नारी थी। अशोक ने स्त्री पर शस्त्र उठाना अनुचित मानकर अपना तलवार फेंक दी तथा सैनिकों को भी शस्त्र फेंक, यहाँ पे 2 बार हो गया है, फेंक दी तथा सैनिकों को भी शस्त्र फेंक देने का आदेश दिया। फलतः वह निहत्थे हो गए और निहत्थे पर हाथ उठाना शस्त्र के विरुद्ध और कायरता की निशानी है। इसलिए अशोक को पद्मा ने छोड़ दिया, है ना, इसलिए अशोक को पद्मा ने छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये है वाक्य है, इस पे क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। जैसे बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि और संघ शरण गच्छामि, है ना। तो यहाँ पे देखिए बुद्ध की शरण में जाता हूँ और मैं धर्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ, इसका आंसर। पाठ से आगे देखिए कुछ, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ना जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है ना। आपको बताना है सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है। देखिए गौर से सुनिए। सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए कहा कि हम कल क्या है, कल की दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे और सदा के लिए मृत के उपमय में जाएंगे। और दूसरी ओर राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से संबोधित करते हुए कहा कि तुम वीर कन्या, वीर भागिनी और वीर पत्नी हो, जिससे ना जाने अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए, है ना जाने यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे ना जाने अपनी विजय लालसा पूरा करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दी और लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दी। वह सेना तुम्हारे सामने है। ठीक है, वह सेना तुम्हारे सामने खड़ी है, उसी से तुम्हें लड़ना है। तुम करण करो, यानी यहाँ करण नहीं परण होगा। परण करो कि प्राण रहते कलिंग के भीतर पैर नहीं रखने दूंगा, यानी दूंगी। इसकी रक्षा अच्छी कीमत पर करूंगी, है ना। ये बता रहा है क्या, इसका रक्षा अच्छी तरह से हम करूंगा। और इन दोनों कथनों में पद्मा का कथन अधिक प्रभावशाली था क्योंकि इससे देश की रक्षा की बात कही, है ना। इन्होंने क्या किया, देश की रक्षा की बात कही, इसलिए ज्यादा प्रभावशाली था। ठीक, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखें। इस एकांकी को क्या करना, कहानी के रूप में लिखना है, प्रस्तुत करना। चलिए प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मगध सम्राट अशोक महान वीर थे। उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और 4 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे गए, खून की नदियां बह चली। फिर भी
कलिंग, यहाँ कलिंग दुर्ग का फाटक नहीं खुला, यहाँ कलिंग है, कलिंग दुर्ग का फाटक नहीं खुला कि और खुला, किला बंद होने की बात सुनकर अशोक उत्तेजित हो उठे और स्वयं सैनिकों का साथ दुर्ग फाटक तोड़ने पहुंच गए, है ना। और उधर कलिंग की राजकुमारी पद्मा स्त्री सैनिकों के साथ सम्राट अशोक से लोहा लेने पहुंच गई और स्त्री सैनिकों को सामने देखकर अशोक ने शस्त्र का त्याग कर दिया तथा अपने सैनिकों को भी शस्त्र फेंक देने का आज्ञा दी। राजकुमारी के ललकारने के बावजूद अशोक ने स्त्रियों से युद्ध करना स्वीकार नहीं किया और पद्मा भी इन्हें निहत्थे जानकर उन पर हथियार नहीं उठाई। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर जीवन भर अपना अहिंसा प्रेम और सेवावत का पालन किया। इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है ना। अपने शब्दों में आप भी देख सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते। यदि मैं अशोक या पद्मा की जगह होता तो मैं भी वही करता जो उन लोगों ने किया, है ना। आप अपने मत है, अपने मान सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग देता, क्योंकि देश का स्थान सर्वोपरि होता है। इसी तरह मैं अशोक की तरह प्राण गंवाना अच्छा समझता हूँ, किंतु स्त्रियों पर हाथ उठाना नहीं, और राजकुमारी पद्मा की तरह निहत्थे पर नहीं करता, वार नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना शस्त्र के विरुद्ध है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो जाता तो क्या होता। देखिए, यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो महाविनाश हो जाता। जोश में होश खोने का कारण अशोक महान के बदले हत्यारा अशोक के नाम से जाने जाते। इसी प्रकार पिता भाई, पति, पुत्र आदि की मृत्यु से बौखलाई स्त्रियां भूखी सिंघनी की तरह खून की प्यासी हो जाती एवं जान की बाजी लगा देती, क्योंकि उनके अंदर प्रतिशोध का ज्वाला धधक रही थी। इस तरह मगध और कलिंग का दीपक सदा के लिए बुझ जाता, है ना। ठीक है, अस्त्र और शस्त्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और थोड़ा सा है, शस्त्र और शस्त्र है, यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। अस्त्र और शस्त्र में अंतर लिखिए। देखिए, अस्त्र का अर्थ होता है शस्त्र के विहीन यानी निहत्थे हो, किंतु शस्त्र का अर्थ होता है जो शस्त्र के साथ हो। अशस्त्र और शस्त्र दोनों में यही अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या है, यही अंतर है। आगे वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक इसमें आपको क्या होगा, एक पत्र लिखने की भी तरीका पता चल जाएगा। युद्ध में हानि और के विषय में अपने मित्र को पत्र लिखे। देखिए, मेरे प्रिय मित्र, हम कहाँ से लिख रहे हैं, जहाँ से लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने कटिहार से लिखा तो कटिहार से लिख देंगे, या पटना से लिखा तो पटना से। मेरे प्रिय मित्र, शुभकामना। ठीक है, इस तरह से पत्र लिखना है। देखिए, पत्र लिखने की भी तरीका आपको बता देते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ दिन पहले तुमने युद्ध होने की वाली हानि के विषय में मुझसे जानने की इच्छा प्रकट की थी। आज मैं इस विषय में अपना विचार लिख रहा हूँ। मित्र युद्ध शब्द अपने आप में भयावह शब्द है, तब इससे होने वाली हानि मानव जाति की कल्पना से परे है। कहीं भी युद्ध पर भूति प्रदर्शिता के लिए होता है और इससे किसी समस्या का निदान नहीं होता, है ना, किसी भी समस्या का निदान नहीं होता, अपितु समस्या बढ़ ही जाता है। पराजित देश इसका बदला लेने के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, है ना, अस्त्र शस्त्र आके संचय में लग जाता है और अवसर के साथ आते ही अपने क्रोध का आग बरसाने लगता है। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर क्या बम वर्षा इसी का परिणाम था। इससे लाखों की जान तो गई, हजारों विकलांग हो गए, जमीन बंजर हो गई, घर नस्त नाबूद, है ना, नस्त नाबूद हो गए। इसलिए मानव जाति को अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करके युद्ध से विमुख होना चाहिए। शेष पुनः और जो बताएंगे फिर पुनः बताएंगे। दीपक तुम्हारा अभिन्न मित्र। ठीक है, इस तरह से लास्ट में लिखना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।